नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इसमें क्या हमें इसमें MCQs एंड PYQs है। पूरी किताब की टॉपिक वाइज हमने ये प्रश्नों को तैयार किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, यानी जब देश आज़ाद हुआ उस समय इस देश के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ थी जिनका सामना हमने किस प्रकार किया। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया प्रसिद्ध भाषण किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से रात 12 बजे 14 अगस्त की रात 12 बजे भाषण दिया था। उस भाषण को एक निश्चित नाम दिया गया था। ठीक है, तो उस नाम क्या था? वो भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय लगभग कांग्रेस के सभी नेता दिल्ली में थे, लेकिन उस समय महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं थे। वो उस समय बंगाल में थे, जहाँ सांप्रदायिक दंगे भड़के थे, उन्हें शांत करवा रहे थे। द्विराष्ट्र सिद्धांत किस राजनीतिक दल द्वारा प्रस्तुत किया गया था? द्विराष्ट्र सिद्धांत, तो देखिए द्विराष्ट्र, पहला विकल्प है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा, यानी 4 विकल्प दिए गए हैं। तो द्विराष्ट्र यानी 2 राष्ट्रों का सिद्धांत, यानी 2 अलग अलग राष्ट्रों का सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। स्वतंत्रता की प्राप्ति के समय भारत में देशी रियासतों की कुल संख्या कितनी थी? स्वतंत्रता की प्राप्ति के समय कितने थे? और तीसरा वो था जहां केंद्र शासित प्रदेश थे, जैसे राजस्थान में अजमेर, मेरवाड़ा। देशी रियासतों के एकीकरण में किस भारतीय नेता ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यानी जब देश का एकीकरण किया जा रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और उनका साथ किसने दिया था? VP मेनन ने। भारत का वह पहला भाग कौन सा था जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए थे? तो वो राज्य था मणिपुर। हैदराबाद, जूनागढ़ और मैसूर ये नहीं थे। कौन सा था? मणिपुर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया था? तो देखिए, जब देश आज़ाद हो गया था देश में कई और राज्य बनने की मांग होने लगी थी। उस मांग को ध्यान में रखते हुए इस आयोग का गठन किया गया था। तो यह कब गठन किया गया था? 1956 में। आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग करते हुए किस गांधीवादी नेता ने अपनी जान दे दी थी? तो वो नेता कौन थे? पोट्टी श्रीरामुलु। यानी ये कहाँ के नेता थे? आंध्र प्रदेश के। ये चाहते थे कि आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाया जाए और इन्होंने अनशन शुरू किया था। अनशन के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में, इनकी मृत्यु के बाद में आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाया गया था। हैदराबाद के शासक को किस नाम से जाना जाता था? देखिए, हर जगह किसी न किसी को किसी नाम से जाना जाता है। जैसे सल्तनत काल पढ़ते हैं तो वहाँ के शासकों को सुल्तान कहते हैं। ठीक है, अगर मुगल काल पढ़ते हैं तो बादशाह कहते हैं। तो शासकों को क्या कहते हैं? नवाब कहते हैं। तो हैदराबाद को क्या कहते थे? हैदराबाद के शासकों को निजाम कहते थे। यानी जो हैदराबाद के शासक थे उन्हें निजाम कहा जाता था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। ठीक है, उस दिन कौन सा मनाते हैं? शहीद दिवस मनाया जाता है उस दिन। स्वतंत्र भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? तो देखिए, देश के बाद नए राज्यों की मांग हुई थी। उन नए राज्यों की मांग का मुख्य आधार क्या माना गया था? तो मुख्य आधार माना धर्म, जाति, भाषा और भौगोलिक क्षेत्रफल। तो सबसे बड़ा आधार क्या बना था? भाषा बना था। तो देखिए, पंजाब का अगर विभाजन हुआ था भाषा के आधार पे हुआ था। महाराष्ट्र गुजरात का हुआ था वो भी भाषा के आधार पे हुआ था। तो इसके बाद अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक है एक दल के प्रभुत्व का दौर, यानी एक दल। यानी भारत में लगभग 1970-75 तक ऐसा दौर रहा था जब पूरे देश में सिर्फ कांग्रेस का शासन रहा था। तो भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? यानी भारतीय संविधान ने निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग का प्रावधान किया है। तो उसका पहला चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। 1952 के पहले आम चुनाव में लोकसभा की
489 सीटों में से कांग्रेस ने कितनी जीती थी? तो कांग्रेस ने पहले चुनाव में 400, 371, 325, तो पहले चुनाव में 364 सीटें जीती थी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? देखिए, भारतीय जनसंघ आगे चलकर भाजपा की आधार बनी थी। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय, वी.डी. सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। पहले आम चुनाव 1952 में कौन सी पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी? यानी जब देश में पहला आम चुनाव हुआ था तो दूसरे नंबर की कौन सी पार्टी थी? पहले नंबर की तो कांग्रेस थी, लेकिन दूसरी कौन थी? तो दूसरी थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई। 1957 में किस राज्य में दुनिया की पहली लोकतांत्रिक रूप में निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार बनी थी? यानी 1957 का दौर था जब देश आज़ाद हो गया था, लगभग दूसरा आम चुनाव हो गया था। उसके बाद में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। कम्युनिस्ट पार्टी जो हमने ऊपर देखा था, सीपीआई, ठीक है। तो कौन से राज्य में बनी थी? केरल में बनी थी। और क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन वो बाद में आकर बनी थी। त्रिपुरा में भी बनी थी, वो भी बाद में बनी। सबसे पहले कौन से राज्य में बनी थी? केरल में बनी थी। एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर किस राजनीतिक दल ने जोर दिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। यानी एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र का नारा किसने दिया था? भारतीय जनसंघ ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई का विभाजन किस वर्ष हुआ था? यानी भारतीय जो सीपीआई पार्टी थी वो एक दौर के आने के बाद में दो हिस्सों में बट गई। एक सीपीआई के नेता कौन थे? वो थे जो भारत में अपनी एक अलग राजनीति बनाना चाहते थे। दूसरे कौन से थे? दूसरे वो थे जो साम्यवाद की जहाँ स्थापना हुई थी उन्हीं मूल आधारों को मानना चाहते थे। तो वो विभाजन हुआ था 1967 में। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? यानी जब देश आज़ाद हुआ था तो पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, विजय लक्ष्मी पंडित। तो कौन सी थी? राजकुमारी अमृत कौर। ये भारतीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली प्रथम महिला भी मानी जाती है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? जब देश में जब साम्यवाद की शुरुआत हुई, साम्यवाद का मतलब है मजदूर दल, यानी मजदूर और किसानों की जो पार्टी है उसे साम्यवाद या कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं। तो कांग्रेस के अंदर एक नई ब्रांच बनी थी, कांग्रेस की एक सब पार्टी। तो उसका गठन कब किया गया था? 1934, 1948, 1952 और 1925। तो देखिए 1952 का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि देश 1948 में आज़ाद हो 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। तो यानी दो विकल्पों के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। एक बचता है 1925 और एक 1934। तो इसका आंसर होगा 1934। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल पूरे देश में कब चालू हुआ था? यानी पूरे देश में पहली बार कब ईवीएम के माध्यम से वोट गिरे थे? तो वो था 2004। 2004 में पूरे देश में ईवीएम के माध्यम से वोट गिरे थे। अगला 3 नंबर का अध्याय है कि नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास की राजनीति यानी जब देश आज़ाद हो गया तो देश का विकास कैसे करना है? संसाधन कम थे और रोजगार के साधन नहीं थे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो उसके लिए जो विकास की जो नियोजित एक अपनाई गई थी, जिनमें 5 योजनाओं को विशेष रूप से शामिल किया जाता है। जैसे बॉम्बे प्लान के बारे में कौन सा कथन सही है? यह 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह द्वारा तैयार किया गया प्रस्ताव था। इसमें सरकार को औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने को कहा गया। इसका उद्देश्य भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था को चलाना था। तो इनमें कौन सा कथन सत्य है? इसके सभी कथन सत्य हैं, क्योंकि ये एक व्यापारिक संगठन था। देश में व्यापार यानी उद्योगों का कैसे बढ़ाना है, उनका विकास करना है, उसके बारे में बनाया गया था। भारत में योजना आयोग
की स्थापना कब की गई थी। तो यानी देखिए योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था। योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य यह था कि देश में रोजगार के साधन को बढ़ाना और इस देश के विकास को आगे ले जाना। इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1950, मार्च 1950, अगस्त 1952, अप्रैल 1951। तो इसकी स्थापना हुई थी मार्च 1950 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के इस क्षेत्र पर अधिक बल दिया गया था। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, उस समय देश को आत्मनिर्भर बनाना था। तो उस पहली पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया, भारी उद्योग, कृषि और सिंचाई, संचार, शिक्षा। तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि और सिंचाई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके नेतृत्व में तैयार किया गया था। यानी जब पंचवर्षीय योजना एक प्रारूप था निश्चित, वो किसके आधार पर, या कोई भी उसका अध्यक्ष होता था उसके आधार पर उस योजना का या उसका प्रारूप का नाम दे दिया जाता था। तो पहला विकल्प है के.एन. राज, जे.सी. कुरमप्पा, पी.सी. महालनोबिस और जवाहरलाल नेहरू। तो तीसरा विकल्प इसका सही होगा पी.सी. महालनोबिस। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। देखिए श्वेत क्रांति किससे जुड़ी हुई है, दूध के उत्पादन से जुड़ी हुई है। तो इसका M.A. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, नॉर्मन बोर, चौधरी चरण सिंह। तो इसका माना जाता है वर्गीज कुरियन। अमूल सहकारी दूध डेयरी का संबंध किस राज्य से है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो देखिए अमूल डेयरी का किससे है, गुजरात से। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका गठन किया गया था 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का गठन किया गया था। इसमें क्या हुआ था, नीति आयोग का नाम बदलकर योजना आयोग कर दिया गया। 1960 के दशक में भारत में आई हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव किन फसलों पर पड़ा, गेहूं और चावल, कपास और जूट, चाय और कॉफी, दालें और तिलहन। तो देखिए 1960 में गेहूं और चावल पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। इकोनॉमी ऑफ परफॉर्मेंस का लेखक कौन है, महात्मा गांधी, जे.सी. कुमारप्पा, विनोबा भावे, अमर्त्य सेन। तो इसका लेखक कौन है, जे.सी. कुमारप्पा। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, केवल निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व है, केवल सार्वजनिक क्षेत्र सहकारी क्षेत्र का सहअस्तित्व है, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में सहअस्तित्व है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मिश्रित का मतलब होता है मिक्स। तो मिक्स का क्या हुआ, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है। यानी कुछ कंपनियां सरकारी होंगी, कुछ प्राइवेट होंगी, कुछ सरकारी और प्राइवेट दोनों का मिक्स होंगी। अगला अध्याय है भारत के विदेश संबंध। पहला प्रश्न है भारतीय विदेश नीति के मुख्य निर्माता किसे माना जाता है। यानी भारत में विदेश नीति का जनक किसे माना जाता है, तो वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित भारत के पहले प्रधानमंत्री। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच देशों ने हस्ताक्षर किए थे। पंचशील समझौता देखिए भारत और पाकिस्तान, भारत और अमेरिका, भारत और चीन, भारत और सोवियत संघ। तो पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के मध्य। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था, 29 अप्रैल 1954, 15 अगस्त 1947, 1 जनवरी 1950 और 20 अक्टूबर 1962। तो देखिए भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था 29 अप्रैल 1954 को। 29 अप्रैल 1954 को। सम्मेलन कब हुआ था जिसने गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी थी। सम्मेलन 1950, 1955, 1961, 1948। तो बांडुरंग सम्मेलन हुआ था 1955 में। इस सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। भारत और चीन के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था। देखिए भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था, हालांकि उनके
भारत और चीन के मध्य इससे पहले पंचशील समझौता हो चुका था, लेकिन चीन ने इस समझौते का उल्लंघन करते हुए कहाँ पे आक्रमण कर दिया था? तिब्बत पे आक्रमण कर दिया था। तो ये युद्ध कब हुआ था? 1962 में। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? यानी भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? मई 1974, मई 1998, अगस्त 1945, जनवरी 1950। तो भारत ने परमाणु परीक्षण मई 1974 में किया था और उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। ताशकंद समझौता 1966 में किन दो नेताओं के बीच हुआ था? देखिए 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। युद्ध जीतने के बाद में एक समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता कहाँ था? उस टाइम यूएसएसआर में था। तो वो समझौता किस किस के बीच हुआ था? नेहरू और अयूब खान, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान, श्रीमती इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, नेहरू और चाउ एन लाई। तो ये समझौता 1965 की लड़ाई किसमें? भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? श्री लाल बहादुर शास्त्री। तो समझौता हुआ लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के मध्य। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद किस नए देश का जन्म हुआ था? नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान। तो देखिए 1971 जब देश आज़ाद हुआ था, नेपाल एक अलग राष्ट्र था, श्रीलंका एक अलग राष्ट्र था, भूटान एक अलग राष्ट्र था। तो नए देश का जन्म किसका हुआ था? बांग्लादेश का। शिमला समझौता 1972 पर हस्ताक्षर करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए 1972 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी, लाल बहादुर शास्त्री की हो गई थी, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री बने नहीं थे, तो विकल्प के आधार पर कौन सा होगा? श्रीमती इंदिरा गांधी। 1972 में भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत की विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य में क्या शामिल है? क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बनाए रखना, तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना, उपयुक्त सभी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला टॉपिक है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियों और पुनर्स्थापना। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु मई 1964 के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने थे? श्रीमती इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है। तो देखिए जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी ना, उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन थोड़े समय के लिए बीच में एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री को भी नियुक्त किया गया था। वो कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। तो अगर आपसे सीधा पूछे तो किसे मानना है? लाल बहादुर शास्त्री को। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह। तो जय जवान जय किसान का नारा 1965 में दिया गया था, जिस समय भारत पाक युद्ध चल रहा था, जिसमें भारत विजय रहा था। तो ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। 1960 के दशक में खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? गरीबी और असमानता के कारण, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजनों के कारण, युद्ध और सूखे के संकट के कारण, उपयुक्त सभी। तो उस समय 1960 के दशक में ये सभी हुए थे। क्यों? क्योंकि 1962 में हमने चीन से लड़ाई की थी, 1965 में हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कांग्रेस पार्टी के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं के समूह को क्या कहा जाता था? सिंडिकेट, यंग तुर्क, किचन कैबिनेट, कांग्रेस वर्किंग कमेटी। तो देखिए कांग्रेस के अंदर जो बुजुर्ग नेता थे या जो ताकतवर थे, जिनके पास ज़्यादा सांसदों का सपोर्ट था, ज़्यादा नेताओं का समर्थन था, उनका एक संगठन था। उस संगठन को क्या कहते थे? सिंडिकेट। 1967 के चौथे आम चुनाव में गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? देखिए 1967 में जब चुनाव हो रहे थे, उस समय गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया गया था। किसने दिया था? राम दिया, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, सी राजगोपालाचारी। तो देखिए 1967 में जयप्रकाश नारायण ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था।
1967 के चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद राज्यों में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ। इन्हें क्या कहा गया? संयुक्त विधायक दल, लोकतांत्रिक मोर्चा, क्षेत्रीय गठबंधन, राष्ट्रीय मोर्चा। तो इन्हें संयुक्त विधायक दल कहा गया था। 1969 में कांग्रेस के विभाजन के बाद इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस को क्या कहा गया? कांग्रेस ओ, कांग्रेस आर, पुरानी कांग्रेस, सिंडिकेट। तो इसे कहा गया था कांग्रेस आर। वर्तमान में इसे कहा जाता है कांग्रेस आई। प्रेविस पर्स की समाप्ति किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई थी? तो देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था, जब रियासतें थी, उनका एकीकरण किया गया था, तो उन राजाओं को उस रियासत को भारत में मिलाने के लिए कुछ पेंशन दी गई थी। उस पेंशन से जुड़ा हुआ यह मामला था। तो इसे किसने ख़त्म किया? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो उस समय इसे ख़त्म किया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने। 1971 के चुनावों में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? ग्रैंड एलायंस, भारतीय जनसंघ, इंदिरा गांधी, सोशलिस्ट पार्टी। तो गरीबी हटाओ का नारा 1971 में इंदिरा गांधी ने दिया था। 1971 के चुनावों में विपक्ष दलों की साझा गठबंधन को किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड एलायंस, जनता दल, संयुक्त मोर्चा, प्रगतिशील गठबंधन। तो इसे नाम दिया गया ग्रैंड अलायंस। अगला टॉपिक देखते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। पहला प्रश्न है, जून 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई थी? मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री। तो उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। 12 जून 1971 को किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया था? दिल्ली उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, बम्बई उच्च न्यायालय। तो उस समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसे अवैध घोषित किया था। 1974 के बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रामभर लोहिया, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस। तो नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने। ये मूल रूप से कहाँ के थे? बिहार के थे। जयप्रकाश नारायण ने लोकतांत्रिक की रक्षा के लिए किस संघर्ष का आह्वान किया था? खूनी क्रांति, संपूर्ण क्रांति, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। 1975 के आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी। तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। आपातकाल के दौरान किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? यानी आपातकाल के दौरान एक संविधान संशोधन हुआ था जिसे लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। तो ये कौन सा था? 42वां संविधान, 44वां संविधान संशोधन, 52वां संशोधन या 73वां संशोधन? तो ये कौन सा था? 42वां था। तो याद रखना, देखिए 1942 के 42 का संविधान संशोधन हुआ था, उसमें जोड़े गए थे और 44वें में हटाए गए थे। संपत्ति को मूल अधिकार को 44वें संशोधन में हटाया गया था। 1977 के आम चुनाव के बाद केंद्र में पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल की सरकार बनी थी? भारतीय जनसंघ, जनता पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय लोक दल। तो वो सरकार बनी थी जनता पार्टी की। 1977 में बनी जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन बने थे? देखिए, ऊपर वाला प्रश्न ही यहाँ पे रिपीट हुआ है। उसमें प्रश्न था कि 1977 में सरकार कौन सी पार्टी की बनी थी, तो उसका उत्तर हो गया जनता दल। और इसमें प्रश्न है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन बना था, तो जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी। तो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन माने जाते हैं? मोरारजी देसाई, जिन्होंने जनता दल पार्टी के जरिए सरकार बनाई थी। आपातकाल के दौरान की गई जातियों की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? नानावती आयोग,
शाह आयोग, मंडल आयोग, कोठारी आयोग। तो देखिए आपातकाल के अंदर जैसे मूल अधिकारों का हनन हुआ था या कुछ भी हुआ था, उसकी जांच के लिए जो आयोग बना उसे नानावती आयोग कहते हैं। भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल अब किस स्थिति में लगाया जा सकता है? केवल सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, केवल विदेशी आक्रमण की स्थिति में, केवल आर्थिक संकट की स्थिति में कभी नहीं लगाया जा सकता। तो अब देखिए केवल सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही आपातकाल लगाया जा सकता है। अगला अध्याय क्षेत्रीय आकांक्षाएं। 1980 के दशक को क्षेत्रीय आकांक्षाओं का दशक क्यों कहा जाता है? इस दौरान स्वायत्तता की मांग को लेकर कई सशस्त्र आंदोलन हुए। सरकार ने कई क्षेत्रीय समूहों के साथ समझौते किए। क्षेत्रीय दलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में किस राज्य और दल से संबंधित है? पंजाब अकाली दल, हरियाणा लोकदल, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, आसाम असम गण परिषद। तो ये किसके संबंधित है? पंजाब अकाली दल। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, नागालैंड। तो इसका संबंध है पंजाब से। सिख विरोधी दंगे किस वर्ष हुए थे? यानी सिख विरोधी दंगे कब हुए थे? तो 1984 में। क्यों? क्योंकि इस समय श्रीमती इंदिरा गांधी की सिख बॉडीगार्डों ने हत्या कर दी थी। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किए थे? अगस्त 1947, अक्टूबर 1947, जनवरी 1948, मार्च 1950। तो हस्ताक्षर किए थे अक्टूबर 1947 में। पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों के राज्य में कौन सा शामिल नहीं है? असम, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम। देखिए पूर्वोत्तर राज्यों में कौन सा है जिन्हें 7 बहनी राज्य कहते हैं? तो वो है सिक्किम। सिक्किम को पूर्वोत्तर राज्यों में तो शामिल किया जाता है, लेकिन 7 बहनों राज्यों में शामिल नहीं किया जाता है। असम समझौता 1985 में किन के बीच हुआ था? राजीव गांधी और लाल डेंगा, राजीव गांधी और प्रफुल्ल कुमार महंत, नेहरू और शेख अब्दुल्ला, इंदिरा गांधी और अकाली दल। तो ये समझौता हुआ था राजीव गांधी और लाल डेंगा के मध्य। मिजो के नेशनल फ्रंट के संस्थापक और नेता कौन थे? आंगामी जापू फिजो, लाल डेंगा, तारा सिंह, फारूक अब्दुल्ला। तो देखिए हमने असम समझौता ऊपर पढ़ा है, तो इसमें किसका नाम आ रहा है? लाल डेंगा का। तो इसका नेता भी कौन होगा? लाल डेंगा। द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई और उसके मुख्य नेता कौन थे? द्रविड़ आंदोलन यानी दक्षिण भारत में जो वो जातीय सुधार या धर्म सुधार आंदोलन हुए थे या राजनीतिक जो आंदोलन हुए थे वो कहाँ हुए थे? केरल EMS नबूदरीपाद, तमिलनाडु EV रामास्वामी पेरियार, कर्नाटक के देवराज अरस, आंध्र प्रदेश के NT रामाराव। तो ये आंदोलन हुए थे तमिलनाडु EV रामास्वामी पेरियार के नेतृत्व में। अगला टॉपिक है भारतीय राजनीति नए बदलाव। पहला प्रश्न है भारतीय राजनीति में कांग्रेस प्रणाली के अंत और गठबंधन के युग की शुरुआत किस वर्ष मानी जाती है? 1984, 1989, 1991, 1996। तो ये मानी जाती है 1989 से। 1989 के चुनावों के बाद केंद्र में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार किन 2 विपरीत विचारधारा वाले दलों ने समर्थन दिया था? कांग्रेस और भाजपा, भाजपा और वाम मोर्चा और कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और भाजपा। तो देखिए 1989 के चुनाव में भाजपा और वाम मोर्चा। मंडल आयोग की सिफारिश को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर। तो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था वीपी सिंह ने। मंडल आयोग क्या था? ओबीसी के
आरक्षण के संबंधित था मंडल आयोग, जिसमें कहा गया था कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। उसके बाद में वीपी सिंह की सरकार गिर गई थी। अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? 15%, 21%, 27%, 10%। तो ये आरक्षण दिया गया है 27%। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के संस्थापक कौन थे? BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, कांशीराम, मायावती। तो बीएसपी के संस्थापक कौन थे? कांशीराम। 1991 के चुनाव अभियान के दौरान भाजपा के किस पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई थी? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह। तो 1991 के चुनाव में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? 1989, 1990, 1991, 1992। तो ये हुई थी 1991। उसमें देश के प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव। और उस समय देश के वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। बाबरी मस्जिद का ढांचा अयोध्या में कब गिराया गया था? 6 दिसंबर 1990, 6 दिसंबर 1992, 15 अगस्त 1992, 26 जनवरी 1993। तो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था 6 दिसंबर 1992। भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन राजग का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, राष्ट्रीय विकास गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, भारतीय विकास मोर्चा। तो इसका नाम है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन सह-प्रसंघ का गठन कब हुआ था? 1999, 2004, 2009, 2014। तो ये हुआ था 2004। 2004 में से 2014 तक लगातार कांग्रेस की सरकार रही थी। प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। आज हमने कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की पूरी पुस्तक के सभी प्रश्नों का अध्ययन किया। धन्यवाद।